नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप सभी का स्वागत है रेलवे डिकोड में। रेलवे रिक्रूटमेंट या एग्ज़ाम से जो रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ये इस चैनल पे मिल जाएगा। और मैं आज आप लोगों के साथ अपना डीवी और मेडिकल एक्सपीरियंस आरआरबी जेई का जो मेरा हुआ था वो मैं शेयर करने आया हूँ, ताकि आप लोगों में से जिसका भी डीवी शेड्यूल्ड है नेक्स्ट डे में या फिर किसी भी दिन, वो आपको इस वीडियो को देख के आपको हेल्प मिल जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा आरआरबी जेई 2024 वाले वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ था और मैं शॉर्ट लिस्टेड हुआ था डीवी और मेडिकल के लिए। डीवी जो था आरआरबी जेई मुंबई जोन का, वो 22 जुलाई से 22 अगस्त तक शेड्यूल था और मेरा जो डीवी था वो 4 अगस्त को शेड्यूल था। डीवी का वेन्यू जो था वो मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट बगल में एक ऑफिस है रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई का, वहीं पे हुआ था। आप सभी देख सकते हैं ये वो ऑफिस है। यहाँ पे आपको इधर लेफ़्ट साइड में आरआरबी का ऑफिस है, वहाँ पे डीवी आपको शेड्यूल रहता है, सबका एक ही रहता है। यदि आपका मुंबई जोन है तो आपका भी यहीं होगा। सबसे पहले तो आपको जो शेड्यूल टाइम है वहाँ उससे पहले आपको पहुँचना है और यहाँ लाइन लगाना होता है। उसके बाद आप लोगों का नाम एक एक करके बुलाया जाता है और अंदर एंट्री दिया जाता है। तो आप लोगों को अपना केयरफुली लिसन करना है कि आप लोगों का नाम कब आया और आपको जाना है, अंदर जाके बैठना है। फिर आप लोगों को एक हॉल टाइप का रहता है, उसमें जाके बैठाया जाता है। देख सकते हैं ये मेरा डीवी के डेट का है, इस तरह से बैठाया गया था। वहाँ पे आपको सीरियली रो वाइज या कॉलम वाइज जैसे भी वहाँ के अधिकारी बोलेंगे आपको बैठना होता है। उसके बाद आपको बैठने के बाद एक दो फॉर्म दिया जाता है। एक तो रहता है डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसमें आपको कुछ कुछ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड या और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन CBT 1 CBT 2 से रिलेटेड आपको भरना होता है। और एक आपको और फॉर्म मिलता है जिसमें आपको CBT 1 और CBT 2 के टाइम पे जो आपने वो 2-3 पैराग्राफ का जो रहता है वर्ड वो लिखा हुआ रहता है, जो हम लोग CBT 1 CBT 2 में लिखते हैं, वही फिर से वहाँ लिखना होता है। उसके लिए आपको उपलब्ध कराया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम के दिन कौन सा वो था पैराग्राफ, वो आपको भरना होता है। और एक एडिशनल आपको ओथ वहाँ पर लिखना होता है कि यदि मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी मेरा फर्जरी पकड़ाया गया तो मेरा कैंडिडेचर रद्द किया जा सकता है। तो वो सब करने के बाद आपको फिर सीरियली बुलाया जाएगा। टेबल लगा हुआ रहता है, वहाँ पे आपको सीरियली बुलाया जाता है नाम ले लेके। तो वो डीवी में जाने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो डीवी का मेरा ऑनलाइन पोर्टल होता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, उस पर आपको सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करके और उसको सेव करना है। आप सबमिट नहीं भी करोगे, देख सकते हो जैसे कि नीचे में यहाँ ऑप्शन आता है एक सेव और एक सबमिट। आप सबमिट नहीं भी करोगे, यदि सेव करके ले जाओगे तो वो सबमिट वहाँ ऑनलाइन वेरिफिकेशन के टाइम कर देंगे। तो आपको सारा चीज़ फिल कर लेना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको अच्छे से फिल करना है क्योंकि वो वहाँ अच्छे से चेक हो रहा है। और बाकी आपको सारा तो अपलोड करना ही है। डिग्री और डिप्लोमा में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मेरा डिग्री है तो डिप्लोमा वाले सेक्शन को क्या करें। तो यदि आपका डिग्री है तो आप डिप्लोमा वाला सेक्शन को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, जब वहाँ आप जाइएगा तो वो खुद अपलोड कर देते हैं। और उसके बाद आप सेव करके अब वहाँ जाइए, उसके बाद वहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। और यदि आप लोगों ने चॉइस जो सीरियल वाइज मर्ज पोस्ट का नहीं किया है तो वो भी करके जाएं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद यदि आप लोगों ने नहीं किया होगा तो फिर से पोस्ट प्रेफरेंस आपको करवाएंगे, क्योंकि इनका एक हार्ड कॉपी वो फॉर्मेट जीरोक्स फॉर्मेट में निकलवा के आपके फाइल में रखेंगे। तो आपको ये ये भी भर के जाना है पोस्ट प्रेफरेंस। और पोस्ट प्रेफरेंस में आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो आप फॉर्म फिलिंग के टाइम आप लोगों ने जो पोस्ट प्रेफरेंस दिया था बस उसी के अंदर ये आप मर्ज कैटेगरी में आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने मान के चलो कि 5 नंबर पोस्ट को नीचे डाला है और 16 नंबर पोस्ट को ऊपर डाला है, तो आप ये नहीं कर सकते हो कि 16 को नीचे कर दें और 5 को ऊपर कर दें। ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ 16 के अंदर जितना भी मर्ज कैटेगरी है उसके अंदर आपको कौन सा पहले चाहिए ये इसमें आप कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद आपका डीवी में आपको सारा डॉक्यूमेंट का 2 सेट तो बोला गया, वैसे वहाँ ज़रूरत एक ही सेट की पड़ती है। एक जीरो सेट आपको लेके जाना है और एक ओरिजिनल का सेट बनाना है। वो ओरिजिनल से देख देख के जीरोक्स को वेरीफाई करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जीरोक्स वाले सेट में आपको सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना साइन करना है नीचे और डीवी का डेट डालना है।
ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको वहाँ जाके भी करना होगा यदि आप लोगों ने नहीं किया है। मैंने तो घर से ही करके गया था, तो मेरे को कम टाइम लगा था वहाँ पे। ये करने के बाद आपको डीवी में बुलाया जाएगा। सबसे पहले तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से जीरोक्स को वेरीफाई करेंगे। एक एक लाइन वो चेक करते हैं, रिजल्ट, पब्लिकेशन डेट, नाम, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रिजल्ट, क्लियरेशन डेट, सारा चीज़ वेरीफाई करने के बाद उसको आपको बोलेंगे बैठने के लिए। फिर आपका फिर से नाम बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, वही डीवी वाला जो पोर्टल मैंने आपको दिखाया था, इस पर वो चेक करेंगे आप लोगों ने सारा डॉक्यूमेंट सही से अपलोड किया है या नहीं किया है। जो नहीं भी करते हैं वो खुद आपको वहाँ गाइड करेंगे कैसे करना है, कैसे करना है, ये करना है, वो करना है। इतना सब होने के बाद आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा। ये आप मान के चलो कि मैंने 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम था और मेरा डीवी कंप्लीट हुआ 4 साढ़े 4 बजे लगभग। तो आप लोग मान के चलो कि डीवी में इतना टाइम लगता ही है। मेरे पहले वाले बैच में, यानी 10-10 का वो बैच बनाते हैं, तो मेरे से जो पहले बैच था उसका लगभग 3 साढ़े 3 बजे कंप्लीट हो गया था, क्योंकि उसका मेडिकल दूर था। 16 पर उसका मेडिकल दिया हुआ था, तो उसको पहले छोड़ना था, इसीलिए उसको पहले डीवी हो गया था। सेकेंड बैच मेरा ही था, तो मेरा जो मेडिकल दिया, मेरा पुणे मेडिकल था, पुणे डिविजनल हॉस्पिटल, तो हमको भी 4 बजे लगभग छोड़ दिया। लेकिन मेरे बाद जो कल्याण वाला था बैच, उसका थोड़ा लेट से छोड़ा, क्योंकि कल्याण नज़दीक आता है। तो आपको ये देखना है कि आप यदि पहले है आपका, तो आपको ज़्यादातर चांस है कि आपका मेडिकल दूर ही जाएगा, क्योंकि वो ग्रुप बनाते हैं 10-10 का और मेडिकल भेजते हैं। फिर इधर उधर बहुत सारा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल कौन कौन सा है? सोलापुर है, पुणे है, कल्याण है, उसके बाद लोअर परेल है, उसके बाद बांद्रा है, किसी किसी को नागपुर भी भेज रहा था। तो इतना सारा ऑप्शन उसके पास रहता है। इतना ये डीवी होने के बाद आपको क्या करेंगे कि वो एक ऐसा बैंड आपको देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका डीवी कंप्लीट हुआ, वेरीफाई हो गया कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो और आप मेडिकल के लिए रिकमेंड किए जा सकते हो। तो आपको ये बैंड संभाल के रखना होता है जब तक मेडिकल नहीं हो जाता। और ये मतलब इतना भी मुश्किल भी नहीं है संभालना। ये नॉर्मल, आप यदि पानी से बचाओगे तो इसको संभाल सकते हो। तो मेरा डीवी हुआ। डीवी के तुरंत बाद ऊपर हम लोगों को ले जाया गया, जो मेन ऑफिस होता है वहाँ पे वेरीफाई किया गया फिर से एक बार डिटेल। उसके बाद हम लोगों को फिर से नीचे लाया गया। हम लोग का जो डीवी का कॉल लेटर था उस पर मुहर लगाया गया कि हम लोग का कौन सा हॉस्पिटल अलॉट हुआ है, वहाँ का मुहर लगता है। उसके बाद ये बैंड बांध के बोला गया कि आप लोगों को पुणे जाना है कल, आप लोग का 5 तारीख को डीवी है। वहाँ रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे था। तो लगभग मुंबई से पुणे का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। तो हम सुबह ही गए थे, सुबह 4 बजे का ट्रेन था, तो हम 7 बजे, साढ़े 7 बजे तक पहुँच गए थे। उसके बाद वहाँ गए, वेट किए। उसके बाद वहाँ पे आपको क्या करना होता है, ये देखिए पुणे का मेडिकल जो हॉस्पिटल ये है, डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल पुणे। वहाँ जाने के बाद आपको जो है बैठाया जाएगा। उसके बाद आपको 2 फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें आपको आपका पास्ट मेडिकल एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो आपको फिल करना रहता है कि आपका कोई मेजर सर्जरी नहीं हुआ है या आपको कोई मेजर डिजीज़ तो नहीं था, वगैरह वगैरह। आपको जनरली उसमें सारे कॉलम में नो नो भरना रहता है, क्योंकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट हमको नहीं मिला अभी तक जिसका कोई सर्जरी वगैरह हुआ हो, या फिर होता भी है तो वो लोग बताते नहीं है ना, तो नो ही भरना होता है। वो कॉलम भरने के बाद हम लोग का मेडिकल चेकअप स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जो हम लोग का टेस्ट हुआ, तो वो हम लोग का सबसे पहले यूरिन टेस्ट हुआ था। हम लोग का यूरिन सैंपल लिया गया था, उसका टेस्ट हुआ। उसके बाद हम लोग का क्या हुआ, यूरिन के बाद एक्सरे हम लोग का हुआ। एक्सरे के बाद हम लोग का वो पुणे मेडिकल हॉस्पिटल में ही PME करके ऑफिस था, वहीं पे बाकी हम लोग का सारा टेस्ट हुआ था। तो वहाँ PME में फिर हम लोग को ले जाया गया। वहाँ पे हम लोग को सबसे पहले डिस्टेंस विजन टेस्ट किया गया। उसके बाद डिस्टेंस विजन के बाद हम लोग का फिजिकल मूवमेंट वो लोग देख रहे थे। डिस्टेंस विजन के बाद आपका फिजिकल मूवमेंट देखते हैं, बॉडी पार्ट्स का, हाथ पैर को मोड़ के इधर उधर करके, फिर सर को घुमा के, फिर बैठ के उठक बैठक करा के वो करवा के देखते हैं कि आप लोग फिजिकली फिट हो कि नहीं। उसके बाद वॉकिंग तो मतलब वो उसी में चेक कर लेते हैं, वॉकिंग ऐसे स्पेसिफिकली नहीं हुआ था हम लोग का। उसके बाद हम लोग का हुआ था नियर विजन हुआ था। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस में हम लोग को लाइट दिखाया गया था।
बहुत ही पतला बीम टाइप का कलरफुल लाइट था, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट, इस कलर का लाइट था। उसके बाद हम लोग को बताना था कि कौन सा लाइट है। तो ये सब में जनरली उतना कोई इशू नहीं होता है, जिसका यदि आँख अच्छा है तो ज़्यादा कोई इशू नहीं होता है। जैसे कि मेरा आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मैंने आसानी से सारा टेस्ट पास किया। और पुणे हॉस्पिटल में ये था ना कि फ्लैट फुट और नॉक नी चेक नहीं होता है, और ना ही यहाँ पे शुगर टेस्ट हुआ मेरा, ना ही मेरा ब्लड लिया गया। जनरली तो ब्लड से ही शुगर टेस्ट करते हैं, वो भी नहीं हम लोग का हुआ। ब्लड प्रेशर हम लोग का नियर विजन के साथ साथ ब्लड प्रेशर हो गया, क्योंकि नियर विजन में एक बुक पढ़ना होता है। तो इधर बुक पढ़ रहा है और उधर एक मैम थी जो चेक कर रही थी, वो ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी। बाकी बात रही हाइड्रोसिल और पाइल्स की, तो पाइल्स ऐसा कुछ और हाइड्रोसिल ऐसा कुछ चेक होता नहीं है। खास करके पुणे मेडिकल हॉस्पिटल में तो नहीं चेक हुआ था। वो 2 सेकंड के लिए बस देखते हैं, बस नॉर्मल सा, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो हो जाएगा। और ज़्यादा कुछ ऐसा सीरियस नहीं वो चेक करते हैं कि किसी को छांट रहे हो। और बात रहा कि इतना सब होने के बाद वो एक लेज़र टेस्ट करते हैं, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो रहते हैं वहाँ उसके पास भेजा जाता है। वो आई चेक करते हैं कि आपका कोई लेज़र तो नहीं हुआ है, लेज़र ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। वो पूछते भी हैं डॉक्टर कि आपका कोई लेज़र सर्जरी हुआ है आँख का। तो उसके होने के बाद हम लोग का 10 के ग्रुप में 5 को जो है हम लोग को 4 साढ़े 4 बजते बजते हम लोग को मेडिकली फिट कर दिया गया था। और बाकी जो 5 को था वो उसको आँख में प्रॉब्लम था, किसी का चश्मा था, किसी का पावर ज़्यादा था, किसी का 6/9 नहीं आ रहा था। तो वो चीज़ वो लोग को रोका गया था 1 दिन के लिए, और हम लोग को 5 को छोड़ दिया गया था। और मैंने वेरीफाई भी किया, सर जो वहाँ थे, जो लास्ट स्टेप में साइन और मुहर थंब लगवा रहे थे, उससे पूछा भी मैंने कि सर मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, बता सकते हैं? तो सर ने बताया कि आप सभी 5 को A3 स्टैंडर्ड अलॉट हुआ है, तो आप लोग बेफिक्र होके जाइए घर, आप लोग मेडिकली फ़िट हैं। इतना होने के बाद हम लोग पुणे मेडिकल हॉस्पिटल जो था, डिविजनल हॉस्पिटल, वहाँ से चले आए। और बाकी जो भी लड़का वहाँ रुके हुए थे उसको भी अगला दिन उसका सारा चीज़ जो भी प्रॉब्लम आ रहा था वो देख के उसको फिर फिट कर दिया गया था। ऐसा नहीं होता है कि मेडिकल में वो छांटते हैं। बस हाँ, ये प्रॉब्लम है, और आप लोगों में से भी जिसका भी आँख में कोई भी दिक्कत हो, आई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोग का 1 दिन में नहीं होने वाला है मेडिकल। आप लोग को कम से कम 2 या 3 दिन का टाइम लेके चलना है, कि आपका 2 से ज़्यादा दिन का आपको वहाँ रहने का, खाने का प्रबंध करके चलना है। उसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और रेलवे जेई का जो मेडिकल होता है वो लोको पायलट इतना हार्ड भी नहीं है जो आपको डायरेक्ट इसमें अनफिट कर दिया जाएगा। रेयर केस में अनफिट होता है, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको डीवी और मेडिकल से रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो आप बेफिक्र होके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हम स्पेशली आपको जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। आपको कोई भी रेलवे से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको खोज के देंगे। और आने वाली वैकेंसी जो 2025 में है वो लगभग, जहाँ तक मैंने पता करवाया है, तो लगभग वो अक्टूबर मंथ में वो आ जाएगी, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, नहीं तो नवंबर स्टार्टिंग में। तो जिसका भी इस बार नहीं हुआ वो आप प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। और यदि आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो रिलेटेड प्रिपरेशन या फिर एग्ज़ाम, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी इशू आए पढ़ने में या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप लोग बेफिक्र होकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।